नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। पिछली क्लास में हमने एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और आइसोबैरिक चारों प्रोसेसेस को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कंडीशन में करा के वर्क डन, डेल्टा ई, डेल्टा एच वगैरह वगैरह कैलकुलेट करना सीख लिया। आज इस क्लास में हम लोग उन्हीं बातों को ग्राफिकली देखेंगे। जब प्रेशर वॉल्यूम के ग्राफ्स बनते हैं तो उन ग्राफ से हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, या वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ बनेगा या किसी का भी कोई ग्राफ बनेगा तो हमको क्या इंफॉर्मेशन उसमें से मिलेंगे, उसका स्लोप क्या होगा, उसका एरिया हमको क्या देगा, वो आज हम लोग सीखते हैं। तो आपको पहले बता दूं कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ होगा उसका एरिया अंडर द कर्व हमको वर्क डन दे देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन हमको उससे मिल जाएगा। तो शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले आइसोथर्मल के ग्राफ से। देखते हैं उसकी शक्ल कैसी होती, कैसे बनता और क्या क्या इंफॉर्मेशन उससे मिलती। जब कोई आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो किसी गैस का, तो उस दौरान टेम्परेचर नहीं बदलेगा, और टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो एक्सपेंशन कैसे हो रही? ऑब्वियस सी बात है, सराउंडिंग से हीट मिली, एक्सपेंशन में वर्क डन हो गया बाय द सिस्टम, और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम किया तो उससे सराउंडिंग को हीट मिल गई। यानी हीट और वर्क आपस में इंटरकन्वर्टिबल है। डेल्टा ई में कोई चेंज नहीं है क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं। इस दौरान पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, यानी बॉयल्स लॉ फॉलो होगा। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आराम से फॉलो हो जाएगा। मैंने सोचा इसका स्लोप निकालें, तो कैसे निकालें? dPV इज इक्वल टू 0 मानकर, क्योंकि PV का कांस्टेंट है तो dPV 0 होगा। इसका मतलब PdV प्लस VdP 0 होगा। इसका मतलब PdV इज इक्वल टू माइनस VdP होगा, जिससे मुझे मिला dP अपॉन dV, दैट इज स्लोप, जिसकी वैल्यू हमको यहां मिल रही है माइनस P अपॉन V। नेगेटिव स्लोप है, ग्राफ नीचे जाएगा, और एक्स वाई इक्वल टू सी का ग्राफ ऐसा बनता है, ये आपको पता है। पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी एक्स वाई इक्वल टू सी का ग्राफ यहां फॉलो होगा। फर्क क्या है? जब एक्सपेंशन हो रहा होगा तो ग्राफ ऐसे जाता दिखेगा, यानी इनिशियल वॉल्यूम कम होगा, फाइनल ज्यादा होगा, और कंप्रेशन में उल्टा आता दिखेगा। खाली एरो का डिफरेंस है, पहले ज्यादा वॉल्यूम होगा फिर कम हो जाएगा। लेकिन जब इनिशियल वॉल्यूम V1 होगा तो प्रेशर P1 होगा, और जब इनिशियल फाइनल वॉल्यूम V2 होगा तो प्रेशर P2 होगा, और P1 V1 P2 V2 के बराबर होगा। यह आइसोथर्मल का केस हुआ। अब आ जाते हैं थोड़ा एडियाबैटिक में। एडियाबैटिक के केस में हमको पता है हीट का लॉस नहीं होने वाला है, तो फिर सिस्टम वर्क कहां से करेगी? ऑब्वियस सी बात है, अगर हीट बाहर से नहीं मिली वर्क करने के लिए तो इंटरनल एनर्जी खर्च होगी, और इंटरनल एनर्जी अगर खर्च होगी तो कूलिंग शुरू हो जाएगी। अगर एक्सपेंशन हो रहा होगा तो कंप्रेशन करेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, वो इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी, हीटिंग शुरू हो जाएगी। यानी यहां टेम्परेचर का चेंज होने वाला है, और उसी टेम्परेचर के चेंज की वजह से प्रेशर में ज्यादा चेंज दिखेगा। चाहे वो डिक्रीज हो तो ज्यादा डिक्रीज दिखेगा, इंक्रीज हो तो ज्यादा इंक्रीज दिखेगा। अगर हीटिंग इफेक्ट हुई, टेम्परेचर बढ़ा, तो प्रेशर जितना बढ़ना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ेगा, और अगर कूलिंग इफेक्ट हुई, टेम्परेचर घटा, तो प्रेशर जितना घटना चाहिए उससे ज्यादा घट जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको यहां से कैसे साबित किया जाए। तो जैसे हमने यहां पर स्लोप निकाला वैसे यहां भी निकाल रहे हैं। यहां मैंने dPV गामा इज इक्वल टू 0 करके स्लोप निकालने की कोशिश की, ओपन किया। ओपन करने के बाद फाइनली जो हमको मिला वो मिल रहा है dP अपॉन dV, यानी स्लोप इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ माइनस P अपॉन V। साबित हो गया कि माइनस P अपॉन V जो आइसोथर्मल का स्लोप था उससे गामा टाइम्स स्टीपर है एडियाबैटिक का स्लोप। इसीलिए आपको ग्राफ में दो ग्राफ दिखाई दे रहे हैं ऐसे, एक आइसोथर्मल का है और एक एडियाबैटिक का है। अब यहां ये नीचे वाला एडियाबैटिक का है, लेकिन यहां पर ये ऊपर वाला एडियाबैटिक का है, नीचे वाला आइसोथर्मल का। अब ऐसा क्यों हो गया? भाई साहब, एक एक्सपेंशन का केस है, एक कंप्रेशन का। अभी मैंने बताया, उसी बात को मैं रिपीट करता हूं। इनिशियली हमने P1 V1 से शुरू किया, यानी इस वॉल्यूम से हमने शुरू किया है, और फाइनली हम इस वॉल्यूम पे आ गए, यानी एक्सपेंशन हो रहा है। आइसोथर्मल कंडीशन में जब वॉल्यूम V1 से V2 हुआ तो प्रेशर P1 से P2 हुआ, और P1 V1 P2 V2 फॉलो हो रहा है। लेकिन एडियाबैटिक के केस में आप देख रहे हैं कि P1 V1 और P2 V2 फॉलो नहीं हो रहा है, P2 कुछ नया आ रहा है, जितना होना चाहिए उससे भी कम। क्यों हुआ ऐसा? जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई तो इंटरनल एनर्जी का लॉस हुआ, उस वजह से तो वर्क किया हमने। इंटरनल एनर्जी का लॉस हुआ, कूलिंग हुई, टेम्परेचर घट गया, तो प्रेशर जितना घटना चाहिए था उससे ज्यादा घट गया, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। इसीलिए ग्रेटर ड्रॉप इन प्रेशर हमको एडियाबैटिक के केस में दिखाई दिया।
कंप्रेशन करेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर जरूरत से ज्यादा बढ़ेगा, यानी जो प्रेशर फाइनली यहां आना चाहिए था P2 पर, वो एक नया P2 डैश दिखाएगा उसी वॉल्यूम पर V2 पर। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन का वर्क आइसोथर्मल कंप्रेशन से ज्यादा है, लेकिन एडियाबैटिक एक्सपेंशन का वर्क आइसोथर्मल एक्सपेंशन से कम है। अगर दोनों ग्राफ्स को एक साथ बनाऊं मैं एक ही जगह पे, तो आपको साफ दिखाई देगा ऐसा, ऐसा और ऐसा। गेस करिए इसमें कौन सा ग्राफ किसका है। साफ जाहिर है, इनिशियली इस वॉल्यूम से अगर शुरू कर रहे हैं और फाइनली इधर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप कंप्रेशन कर रहे हैं। तो कंप्रेशन के केस में एडियाबैटिक वाला ज्यादा होगा, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया, बीच वाला आइसोथर्मल होगा। और जब आप इनिशियली यहां से शुरू करेंगे यानी V1 से और फाइनली V2 जो बड़ा है उस पर जाएंगे, तो ये एक्सपेंशन का केस होगा। और एक्सपेंशन के केस में आपको आइसोथर्मल ज्यादा दिखेगा, एडियाबैटिक कम दिखेगा। साफ जाहिर है, ऊपर वाला एडियाबैटिक कंप्रेशन का ग्राफ है और सबसे नीचे वाला एडियाबैटिक एक्सपेंशन का है, बीच में आइसोथर्मल का है। ऐसे आए चाहे ऐसे आए, P1 V1 P2 V2 के बराबर आएगा। तो जब भी आपको दो ग्राफ सेम शक्ल के मिले और आपको कंफ्यूजन हो कि वो एडियाबैटिक है या आइसोथर्मल है, तो आप इस बात पे ध्यान दें कि P1 V1 P2 V2 को फॉलो करता हुआ ग्राफ है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो आइसोथर्मल है, नहीं कर रहा है तो एडियाबैटिक है। अदरवाइज क्वेश्चन में आपको दिखाएगा कि यहां पर टेम्परेचर T1 था और नया टेम्परेचर T2 हो गया है, इसका मतलब पक्का एडियाबैटिक है। और अगर यहाँ टेम्परेचर T1 था और नया टेम्परेचर भी T1 ही है, इसका मतलब आइसोथर्मल। आराम से आप गेस कर लेंगे। आइए हम इन सारे ग्राफ्स को एक साथ बना के देखते हैं, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक के साथ। तो देखते हैं किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। जब हमने चारों कर्व्स को साथ में बनाया तो शक्लें कुछ ऐसी दिखने लगी। आपके सामने है एक्सपेंशन के केस के चारों कर्व्स और कंप्रेशन के केस के चारों कर्व्स। हमने अलग अलग तो सीख ही लिया है। आइसोबैरिक आइसोकोरिक बहुत आसान है, इजीली आप समझ जाएंगे। ऐसी कोई प्रोसेस जिसमें इनिशियल प्रेशर जब वॉल्यूम इनिशियल V1 था और फाइनल प्रेशर जब वॉल्यूम फाइनल V2 था, दोनों सेम मिले, यानी P1 P2 सेम, प्रेशर कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है आइसोबैरिक प्रोसेस। बस ग्राफ में अंतर क्या आएगा, अगर आइसोबैरिक एक्सपेंशन है तो इधर जा रहा होगा V1 छोटा V2 बड़ा, और कंप्रेशन है तो इधर आ रहा होगा V1 बड़ा V2 छोटा। साफ दिखाई दे रहा होगा। बाकी एडियाबैटिक आइसोथर्मल में आपको समझा चुका हूं। आइसोकोरिक और भी आसान है, प्रेशर के एक्सिस के पैरेलल चलेगा, यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, और यहां भी ऐसा है, यानी जो ग्राफ वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल है वो आइसोबैरिक है और जो प्रेशर एक्सिस के पैरेलल है वो आइसोकोरिक। बहुत सिंपल। चारों ग्राफ को ध्यान से देखते हुए मैंने एरिया अंडर द कर्व देखा और साफ दिखाई दे रहा है कि आइसोबैरिक वाला एक्सपेंशन के केस में सबसे ज्यादा है, फिर आइसोथर्मल है, फिर एडियाबैटिक, लास्ट में आइसोकोरिक। क्यों है? क्योंकि आइसोकोरिक तो हर केस में वर्क डन 0 ही देता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है, वर्क डन आइसोकोरिक का 0 ही है, इसीलिए वो मिनिमम है। और सबसे टॉप पे आ गया एडियाबैटिक, जिसके अंदर एरिया सबसे ज्यादा है, फिर आइसोथर्मल, फिर आइसोबैरिक। ये चारों का वर्क डन का कंपेरिजन है। चलिए, इतना सब कुछ सीखने के बाद हम लोग ये सीख लेते हैं कि किसी एक कंडीशन पे वर्क कराया गया हो रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली, तो कौन सा वाला वर्क का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। यानी कंडीशन मान लीजिए आइसोथर्मल है, आइसोथर्मली हमने एक वर्क कराया रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली, किस वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो ये बात समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए एक मूवेबल पिस्टन है, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। हमने इधर से 20 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगाया है, इधर से 19.9 का। इस कंडीशन में इसको जरा सा भी हिलाना काफी मेहनत वाला काम होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों साइड से एक जैसा प्रेशर है। लेकिन एक दूसरी कंडीशन अगर पैदा हो जाए कि इधर से 20 का प्रेशर लग रहा है और इधर से केवल 0.1 का या केवल 1 का, बहुत बड़ा डिफरेंस है, इजीली धक्का दिया जा सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसी प्रोसेस को करने में ज्यादा वर्क, ज्यादा मेहनत लगती है जिसमें दोनों साइड से प्रेशर ऑलमोस्ट एक जैसे हों। और ऐसा तो हमने सुना है केवल रिवर्सिबल के केस में, जहां पर एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। यानी साफ जाहिर है कि मैक्सिमम वर्क एक्सपेंशन के दौरान वो वाला वर्क होगा जो उस कंडीशन पे किया गया हो जब इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर ऑलमोस्ट बराबर हो। मैंने उस एग्जांपल से आपको समझा दिया। और वो कंडीशन होती है रिवर्सिबल की। इसका मतलब रिवर्सिबल कंडीशंस में किसी प्रोसेस को कराया जाए
और उसी प्रोसेस को इरिवर्सिबल कंडीशंस में कराया जाए तो रिवर्सिबल वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा देन इरिवर्सिबल। एक सिंपल से एग्जांपल से आप समझ चुके हैं, थोड़ा इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। मान लीजिए एक गैस एक्सपेंड हुई तो वर्क डन आप एक ही फॉर्मूले से निकालते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, सेम फॉर्मूला है। लेकिन इरिवर्सिबल के केस में पी एक्सटर्नल की जगह पी एक्सटर्नल ही लिखा जाएगा, रिवर्सिबल के केस में एक्सटर्नल की जगह इंटरनल की भी वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल। अब आप खुद गेस कर लीजिए एक्सपेंशन में कौन सी वैल्यू ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्सपेंशन हो रही है तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, बाहर का कम, तभी तो एक्सपेंड कर रही है। यानी गैस का प्रेशर, इंटरनल प्रेशर ज्यादा है। तो इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर अगर बराबर हो तो इस फॉर्मूले में अगर पी एक्सटर्नल की जगह पी इंटरनल लिखूं तो इसका मैग्नीट्यूड मुझे ज्यादा मिलेगा, और अगर मैं केवल पी एक्सटर्नल लिखूं तो मैग्नीट्यूड कम मिलेगा क्योंकि पी एक्सटर्नल एग्जैक्टली कम है। लेकिन जब पी एक्सटर्नल की जगह इंटरनल लिखने लगोगे तो वो ज्यादा वाली वैल्यू लिखोगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल से ज्यादा है तो एरिया अंडर द कर्व भी देखिए ज्यादा आएगा। आपको इरिवर्सिबल के केस में केवल इतने ग्राफ को लेना है, इस एरिया को, और रिवर्सिबल के लिए पूरे के एरिया को लेना है। तो रिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड ज्यादा, इरिवर्सिबल का कम। अब आप देख सकते हैं ये बात मैंने यहां लिख दी। लेकिन मान लो वर्क का तो केस हो गया कि किसी भी केस में आइसोबैरिक हो, आइसोथर्मल या एडियाबैटिक, सिमिलरली ऐसे ही एक्सप्लेन हो जाएगा वो भी। तीनों कंडीशंस में वर्क का मैग्नीट्यूड रिवर्सिबल का ज्यादा है रिवर्सिबल से एक्सपेंशन के दौरान। लेकिन मान लो आगे की बात करें और कुछ डेल्टा ई, डेल्टा टी या ऐसा कुछ, तो उस केस में क्या होगा। तो आइसोथर्मल के केस में आप जानते हैं कि टेम्परेचर तो बदल नहीं रहा, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो फिर वर्क और हीट तो बराबर ही। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन जिसका ज्यादा होगा उसकी हीट भी ज्यादा होगी। तो वर्क डन रिवर्सिबल का, हीट रिवर्सिबल का ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड देन इरिवर्सिबल। डेल्टा ई और टेम्परेचर का चेंज जीरो है, इसीलिए उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब मैंने एडियाबैटिक लिया, एडियाबैटिक कंडीशंस में हीट जीरो है तो हीट का नाम नहीं आएगा, लेकिन डेल्टा ई तो बदल रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब गेस करते हैं कि क्या हो। रिवर्सिबल कंडीशंस में वर्क का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ज्यादा वर्क होगा एक्सपेंशन के दौरान, तो इंटरनल एनर्जी का डिक्रीज भी ज्यादा होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा। डिक्रीज इन रिवर्सिबल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी का ज्यादा होगा, तो डिक्रीज होने का मतलब टेम्परेचर भी ज्यादा डिक्रीज होगा, इसीलिए रिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर आपको कम मिलेगा और इरिवर्सिबल का फाइनल टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इरिवर्सिबल के केस में इंटरनल एनर्जी उतना नहीं घटी है जितनी रिवर्सिबल में घटी है। और याद रखिए इंटरनल एनर्जी जितना कम होती जाएगी टेम्परेचर उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि उसी का फंक्शन। तो इस बात से साबित हो गया कि क्वेश्चन कैसा भी आए हम ये रिलेशनशिप इजीली अप्लाई कर लेंगे। तो अभी जो आपने सीखा उस फैक्ट पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हमने जो सीखा उसके अनुसार रिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड इरिवर्सिबल के वर्क डन के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है ड्यूरिंग एक्सपेंशन। इस क्वेश्चन में लिखा है कि एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रॉम 1 लीटर टू 8 लीटर। एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब ये फैक्ट यहाँ काम करेगा। 300 केल्विन पे हो रहा है रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली। अब आपको यहाँ साफ साफ लिख के मिल रहा है एडियाबेटिकली, हो सकता है ना लिखा होता, इसकी जगह लिखा होता आइसोलेटेड सिस्टम, तो भी आप उसको एडियाबेटिक प्रोसेस ही मान के चलते, क्योंकि आइसोलेटेड का मतलब कोई सराउंडिंग से हीट का गेन या लॉस नहीं होना है। तो रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली, और उसी प्रोसेस को एक बार इरिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली करा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हमने देखा टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी है, वर्क है, देख लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हीटिंग या कूलिंग तो होनी है, एक्सपेंशन है तो कूलिंग होगी। अब इसमें भी कूलिंग होगी, इसमें भी कूलिंग होगी, देखना यह है कि किसकी कूलिंग ज्यादा होगी। ये जानने के लिए हम लोग उसी फैक्ट पे चले जाते हैं जो अभी सीखा। हमने पढ़ा कि वर्क रिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड इरिवर्सिबल से ज्यादा है, और हमको ये पता है कि हीट का चेंज गेन या लॉस नहीं हो रहा है, तो डेल्टा ई का मैग्नीट्यूड रिवर्सिबल के केस में ज्यादा होगा देन डेल्टा ई का मैग्नीट्यूड इन इरिवर्सिबल। डेल्टा ई का डिक्रीज होता है, ध्यान दीजिएगा एक्सपेंशन के दौरान डेल्टा ई डिक्रीज होता है। ये जितना ज्यादा डिक्रीज होगी टेम्परेचर उतना ही डिक्रीज हो जाएगा, यानी टेम्परेचर जो फाइनल वाला होगा रिवर्सिबल का वो फाइनल टेम्परेचर ऑफ इरिवर्सिबल से कम होगा, यानी ये हॉटर रह जाएगा और ये कोल्डर हो जाएगा, यानी कि ठंडक
ज्यादा कूलिंग इफेक्ट ज्यादा किस केस में मिलेगी? रिवर्सिबल के केस, क्योंकि उसके केस में इंटरनल एनर्जी की डिक्रीज ज्यादा है, और इंटरनल एनर्जी की डिक्रीज ज्यादा है तो टेम्परेचर का डिक्रीज भी ज्यादा है। अब आप आराम से मैच कर लीजिए। पहला लिख रहा है ए रिवर्सिबल बी इरिवर्सिबल, यानी पहला भी सही है। फाइनल टेम्परेचर ऑफ रिवर्सिबल इज लेस देन इरिवर्सिबल, ये भी सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी रिवर्सिबल का ग्रेटर देन इरिवर्सिबल है, ये भी सही है, यानी ऑल ऑफ द अबव यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली अब कर सकते हैं। अब तक आपने सारे प्रोसेसेस सीख लिए हैं, सारे प्रोसेस के ग्राफ्स बना लिए हैं। उम्मीद है मजा भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो आइए हम एक और प्रोसेस निपटा लेते हैं, साइक्लिक प्रोसेस, यही लास्ट बचा है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब कि जहां से चले थे वहीं वापस आ जाए, यानी इनिशियल स्टेट वही है जो फाइनल है। तो जितने भी स्टेट फंक्शंस हैं उनका चेंज जीरो आने वाला है। तो डेल्टा ई भी जीरो आएगा, डेल्टा एच भी जीरो आएगा, और डेल्टा ई अगर जीरो है तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होना ही है। यानी एक चीज हम निकाल लें वर्क डन तो हीट निकल आएगा, हीट निकाल लें तो वर्क डन निकल आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे। मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं। वर्क डन निकालने के लिए हमको 2 तरीके यहां पर दिखाई देते हैं। एक तो हम एरिया अंडर द क्लोज कर्व देख लें, या फिर हम अलग अलग प्रोसेस के जो वर्क हैं उनको निकालकर सम कर लें। तो अलग अलग प्रोसेस के वर्क डन को निकालने के मैंने तरीके बताए, आपको सारे फॉर्मूले बताए। आप अलग अलग फॉर्मूला यूज करके सम करके वो नेट वर्क डन बता लेंगे, और उसी के बराबर हीट होगी। इन केस आपको साइकिल का एरिया निकालना दिख रहा है कि क्वेश्चन में ऐसी वैल्यूज दी हैं कि निकाल सकते हैं, तो एरिया से निकाल सकते हैं। तो आइए हम आइडेंटिफाई करना सीखते हैं कि कौन सी प्रोसेस किस कंडीशन में कराई गई है, ये कैसे पता चलेगा। तो आइए, ए से बी और सी से डी आपको दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रख के कराया गया है, यानी दोनों आइसोकोरिक होने वाली, और आइसोकोरिक का मतलब वर्क डन जीरो। लेकिन बी से सी प्रेशर कांस्टेंट करके कराया गया है, और ये एक्सपेंशन है, और प्रेशर कांस्टेंट करके जब एक्सपेंशन कराते हैं तो वर्क डन नेगेटिव आती है, वर्क डन बाय द सिस्टम। और ये है कंप्रेशन आइसोबैरिक कंडीशन में, इसीलिए यहां पर पॉजिटिव आएगी। और दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव वाला वर्क डन ज्यादा है देन पॉजिटिव, तो जब सम करोगे तो फाइनल आंसर नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब इससे कंक्लूजन मिला कि जब कोई साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज दिखेगी आपको तो नेट वर्क डन नेगेटिव में मिलेगा, और अगर एंटी क्लॉक मिलती तो नेट वर्क डन पॉजिटिव में मिलता। इस बात को सभी में आप लोग ध्यान रखेंगे, सब में काम आएगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अब जरा इसमें आइडेंटिफाई करिए, अगर ग्राफ ऐसा दिया हुआ है तो कौन सा स्टेप किस कंडीशन पे कराया गया है। ए से बी जब आप आए तो वॉल्यूम बढ़ गया, यानी एक्सपेंशन तो हुई, लेकिन टेम्परेचर T1 का T1 ही है, इसका मतलब आइसोथर्मल। तो ए से बी को हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहेंगे, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन अगर होता है तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, सारे फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, हम उससे वर्क निकाल सकते हैं। जब हम बी से सी आए तो T1 से T2 टेम्परेचर बदल गया, एक्सपेंशन हुई लेकिन टेम्परेचर बदल कर, यानी एडियाबैटिक कंडीशन, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन। जब हम सी से डी आए तो टेम्परेचर सेम है लेकिन कंप्रेशन हुई, इसका मतलब आइसोथर्मल कंप्रेशन। और जब हम डी से ए आए तो टेम्परेचर फिर बदल गया, कंप्रेशन है, वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब एडियाबैटिक कंप्रेशन। नेट वर्क डन यहां भी आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसीलिए नेगेटिव मिलेगा, और हीट पॉजिटिव मिलेगी क्योंकि दोनों आपस में इंटरकन्वर्टिबल। लास्ट प्रोसेस ये भी देख लीजिए, इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा स्टेप क्या है। जब मैंने ए से बी के स्टेप को देखा तो मुझे दिखा टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी आइसोथर्मल तो है, लेकिन क्योंकि प्रेशर भी कांस्टेंट है और एक्सपेंशन हो रही है, इसका मतलब आइसोथर्मल आइसोबैरिक एक्सपेंशन है। जब हम बी से सी आए तो टेम्परेचर बदल गया, इसका मतलब एडियाबैटिक है और एक्सपेंशन है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, देख लीजिए एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब हम जब सी से डी आए तो टेम्परेचर सेम है लेकिन वॉल्यूम भी सेम है, इसका मतलब आइसोकोरिक कंडीशन में ये कराया गया है और आइसोथर्मल भी है। टेम्परेचर नहीं बदला तो आइसोथर्मल है, लेकिन आइसोकोरिक है इसलिए वर्क डन जीरो। नेक्स्ट आ जाइए, डी से ई टेम्परेचर सेम यानी आइसोथर्मल, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट यानी आइसोबैरिक एक्सपेंशन की जगह अब कंप्रेशन है। आइसोथर्मल भी है, आइसोबैरिक भी है और कंप्रेशन है क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। लेकिन जब हम ई से एफ आए तो टेम्परेचर फिर बदला यानी एडियाबैटिक, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ तो कंप्रेशन, तो ये एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया। और जब हम एफ से ए पर आए टेम्परेचर सेम है लेकिन वॉल्यूम भी सेम है,
इसका मतलब अगेन आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक, फिर वर्क डन 0। चलिए, हमने आइडेंटिफाई करना तो सीख लिया कि कौन से कर्व को किस कंडीशन में कराया गया है, वो हम इससे इजीली इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने ऑल पॉसिबल कंडीशंस दिखा दी हैं। अब हमें क्वेश्चन करके देखते हैं कि आखिर वर्क डन टोटल नेट कैसे निकालें अगर पूछा जाए तो। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि वर्क डन निकालिए, डेल्टा एच भी निकालिए, क्यू भी निकालिए, सब दे दिया। मान लीजिए हमको पता वर्क डन निकाल लें, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा ई तो 0 ही होने वाले हैं। वर्क डन निकाल लें तो हीट अपने आप निकल आएगा। अभी सीखा हमने। तो वर्क डन निकालना है, ये ग्राफ दिया हुआ, वो ग्राफ दिया हुआ। इसमें तो 1 मोल लिख भी दिया, वहां ये भी नहीं बताया कि कितने मोल गए। ऐसे कैसे सॉल्व करें? हमारे पास 2 तरीके, या तो एरिया अंडर द कर्व देख लें, क्लोज्ड कर्व, या फिर हम अलग अलग स्टेप के वर्क को जोड़ लें, उससे भी मिल जाएगा। हमने जोड़ा कैसे? ए से बी आइसोबैरिक चल रही है, 1 एटमॉस्फेयर पे एक्सपेंशन हो रहा है, आइसोबैरिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो -P डेल्टा वी से आप आंसर निकालेंगे। एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, -20 लीटर एटमॉस्फेयर आ गया। ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है ये आइसोकोरिक है, इसका मतलब वर्क डन 0 होगा। और ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है सी से ए, ये आपको आइसोथर्मल क्यों दिख रहा है? क्योंकि टेम्परेचर तो नहीं दिया है, फिर भी हमको पता है कि यहाँ 40 से 20 हुआ, तो ये 0.5 से 1, यानी कि वॉल्यूम हाफ तो प्रेशर डबल, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 फॉलो हो रहा है, यानी आइसोथर्मल तो होगा ही होगा। तो आइसोथर्मल के केस में ग्राफ को देखकर हमने रिवर्सिबल का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि ग्राफ सीधे नहीं गया, तो उस केस में -2.303 nRT log V2 upon V1। अब आप फंस गए क्योंकि टेम्परेचर तो दिया नहीं, नंबर ऑफ मोल दिया है। तो हमने कहा कि nRT हटाकर अगर हम PV ले लें तो और अच्छा है, क्योंकि PV से nRT तो हम लगा सकते हैं रिवर्सिबल के केस में। तो यहां पर हमने P इंटू V लिख दिया, यानी कि 40 इंटू 0.5 की वैल्यू यहां रख दी है, तो आंसर आ चुका है +13.8 लीटर एटमॉस्फेयर। अब आपने सारे वर्क डन को जोड़ दिया तो फाइनल आंसर आया -6.1 लीटर एटमॉस्फेयर। आपको जूल में चेंज करना है, 101.3 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि वर्क आ रहा है -6.1, तो हीट आएगा +6.1, बाकी डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा ई 0। ऐसा ही क्वेश्चन ये आ गया सामने। अब इसमें हमको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हैं, टेम्परेचर नहीं दिए हैं, लेकिन हमारे पास एक आसान तरीका है कि हम इसमें एरिया अंडर द कर्व निकाल लें, क्योंकि ये ट्रायंगल दिख रहा है। तो या तो आप प्रोसेस को आइडेंटिफाई करें कि ए से बी वाला आइसोबैरिक है, बी से सी वाला आइसोथर्मल है, और सी से ए वाला आइसोकोरिक है, तो इसको 0 ले लें, इसका अलग निकालें, इसका अलग निकालें। तो उससे बेटर तरीका क्या है कि हम हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड कर लें, और क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो फाइनल आंसर नेगेटिव में आना है। तो मैंने कहा -12 बेस इंटू एल्टीट्यूड, यानी 0.5 इंटू 10, 2.5 लीटर एटमॉस्फेयर माइनस में आ गया। जूल में आप चेंज कर सकते हैं, 101.3 से मल्टीप्लाई करके करीब करीब 252 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। हीट की वैल्यू प्लस में हो जाएगी। मान लीजिए ऐसा प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ दे दिया है और एफिशिएंसी ऑफ इंजन पूछ ले। इसने कहा कि इंजन ने इतनी हीट ली है और प्रेशर का चेंज इतना है, वॉल्यूम का चेंज इतना हो रहा है, तो बताइए इंजन की एफिशिएंसी क्या है। ऑब्वियस सी बात है, एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट हमें मिलेगा वर्क के रूप में, और इनपुट हमने दिया है हीट के रूप में। हीट की वैल्यू तो इसने दे दी, वर्क का कैसे निकालें? तो वर्क निकालने के लिए आपको डेल्टा पी और डेल्टा वी दिया तो है, लेकिन ग्राफ के अनुसार ये साइक्लिक प्रोसेस है और वर्क डन साइकिल के अंदर के एरिया के बराबर है। तो क्या हम पूरा प्रेशर का चेंज इनटू वॉल्यूम का चेंज लें या हाफ ऑफ दिस लें? ऑब्वियसली हाफ ऑफ दिस लेंगे। ग्राफ हमको यही इंडिकेट कर रहा है कि हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड से ही आपको वर्क डन मिलने वाला है। तो भाई साहब वर्क की वैल्यू आई हाफ इंटू 10 इंटू 20। बेस मतलब प्रेशर का चेंज, एल्टीट्यूड, वॉल्यूम का चेंज, दोनों चीजें आपको दिख रही है यहाँ पर। और नीचे हीट आप ले दिया, वैल्यू कट की, कटने के बाद जो आंसर आया वो है 20%। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ऐसे किए जाते हैं।